So if it is very easy to get admission in a college, if you don't have rank, so it will very tough for you to get placement. And if it is very tough to get admission, it's just because the placement is very good. क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग एब्सोल्युटली फ्री होती है, स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस मिलता है एब्सोल्युटली फ्री होता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन, सही इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। काउंसलर की आवश्यकता क्यों है? मैं अपनी उपयोगिता तभी बना सकता हूं जब कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है और मैं उसको वो दूं जो उसको नहीं मिल सकता है। जोहार। बिहार और झारखंड में 10+2 के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। पेरेंट्स और बच्चे अब अपने आगे के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। काफ़ी पेरेंट्स ने हमें अपने पेज पे भी रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग कैरियर से जुड़े सेगमेंट भी लेकर आइए। इसी क्रम में आज हम लोग नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, कैरियर एक्सप्रेस, और इस नए सेगमेंट का आज पहला एपिसोड का आगाज़ हो रहा है। पहुँचे हुए हैं धनबाद जनरेशन नेक्स्ट के ऑफिस में। जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा और समाधान लगातार 15 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा है। क्या कुछ है जानते हैं। सीधे संचालक मौजूद हैं सुरेश सिंह जी हमारे साथ में। सुरेश सिंह जी, जनरेशन नेक्स्ट को तो हम लोग काफ़ी पहले से जान रहे हैं, जो हमारे दर्शक है जो नहीं जान रहे उनको बता सकते हैं जनरेशन नेक्स्ट क्या है, क्या काम करता है? सबसे पहले झारखंड अपडेट के प्लेटफॉर्म पे तमाम इनका आपके व्यूअर को बहुत बहुत आभार। जनरेशन है शिक्षा समाधान झारखंड और एडुमेट एजुकेशन वेस्ट बंगाल की ओर से आपके तमाम व्यूअर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से सभी लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। देखिए, बेसिकली जनरेशन है शिक्षा समाधान लगभग पिछले 15 सालों से कैरियर काउंसलिंग के फील्ड में अग्रसर है। विद्यार्थी जब 12th अपना कंप्लीट कर लेता है, क्योंकि 10th और 12th तक तो स्टूडेंट्स को सारी गाइडेंस जो होती है स्कूल में मिल जाती है, सारा एजुकेशन प्रॉपर्ली स्कूल में मिल जाता है। बट 12th के बाद जब आप प्रोफेशनल कैरियर की ओर जाते हैं तो स्काई हैज़ नो लिमिट वाली पोजीशन होती है। मतलब आपके पास बहुत सारे कैरियर विकल्प हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जनरेशन है शिक्षा समाधान बेसिकली स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल एबिलिटी के हिसाब से, उनके एजुकेशनल एबिलिटी के हिसाब से, और आज की जो मार्केट में कोर्स की जो डिमांड है, जो जॉब ओरिएंटेड है, साथ साथ में जो एजुकेशनल ओरिएंटेड है, जो मार्केट की आज डिमांड है, उन चीज़ों को समझ करके स्टूडेंट्स की एबिलिटी को देखते हुए हम लोग उनको कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। कैरियर गाइडेंस में हम लोग क्या करते हैं कि विद्यार्थी को कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए, कौन सा कोर्स चूज़ करना चाहिए, उनका बजट क्या होगा फीस का, और उनको किस तरह के संस्थान में जाना चाहिए, उनका मार्क्स के हिसाब से कौन कौन से कॉलेजेस चुनने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर में हम लोग कैरियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली जनरेशन नेक्स्ट एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर है जो फिजिकली आज झारखंड के तमाम मुख्य शहरों में बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल में भी दुर्गापुर और कलकत्ता, और इसके अलावा बहुत सारे साथी हमारे हैं जिनके साथ लगभग पिछले 15 सालों से काम करने का सौभाग्य प्राप्त है हम लोगों को। तो उन लोगों के साथ एक विशाल नेटवर्क के साथ लगभग पिछले 15 सालों से जनरेशन नेक्स्ट विद्यार्थियों को कैरियर काउंसलिंग में मदद कर रही है। तो बेसिकली जनरेशन नेक्स्ट एक कैरियर काउंसलिंग सेंटर है जो शिक्षा के बेहतर या हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स को गाइडेंस देती है। सर, आपने ये बात बोला कि कॉलेज के स्टेटस को देखते हुए आप लोग जो है बच्चों को गाइड करते हैं। तो इस जहन में एक सवाल आ रहा है, जैसे अभी 10+2 है, जो बच्चे साइंस लिए हैं, कैसे कॉलेज चुनें, कौन सा कॉलेज है, कहाँ जाएं एडमिशन लेने, कैसे वो डिसाइड करें? देखिए, अभी तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब बच्चा 12th अपना कंप्लीट कर लेगा, जब स्टूडेंट अपना 12th कंप्लीट कर लेते हैं, तो उनके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत सारे कैरियर ऑप्शंस हैं, और उसके लिए डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी जो विद्यार्थी भरते हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों या साइंस के हों, बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जो विद्यार्थी भरते हैं। हम लोग का हमेशा विद्यार्थियों के लिए एक सजेशन होता है कि कॉलेजेस का जब आप चुनाव करते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है कि हम लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं, चूँकि आपने डिफरेंट एंट्रेंस एग्जाम दिया है, चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो या आर्ट्स से हो, और उसमें आपने एग्जाम इसलिए दिया है ताकि कोई ना कोई रैंक आपको हासिल हो, और रैंक आप इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि किसी ना किसी अच्छे संस्थान में आपको एडमिशन मिले। तो एक बहुत बेसिक टैगलाइन हम लोगों ने बनाई है कि इफ इट इज़ वेरी इजी, इफ यू हैव गिवन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड इफ यू डोंट हैव रैंक, so if it is very easy to get admission in a college, if you don't have rank, so it will very tough for you to get placement, and if it is very tough to get admission, it's just because the placement is very good. मतलब अगर एडमिशन बहुत आसानी से बिना मार्क्स और रैंक्स के भी आपका किसी संस्थान में हो जा रहा है, तो विश्वास करिए वहाँ प्लेसमेंट बहुत मुश्किल होगी। लेकिन अगर आपके पास रैंक्स और मार्क्स नहीं है और उसके बावजूद आपको किसी संस्थान में एडमिशन लेना और वहाँ बहुत मुश्किल हो रही है आपको एडमिशन लेने में, तो विश्वास करिए कारण सिर्फ ये है कि वहाँ प्लेसमेंट बहुत आसानी से हो जाता है।
तो सबसे पहले तो विद्यार्थी जब कॉलेज का चुनाव करें तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि वो कॉलेज की ज़रूरत है या कॉलेज उनकी ज़रूरत है, राइट। क्योंकि अगर कॉलेज विद्यार्थी की ज़रूरत है तब तो विद्यार्थी का कैरियर बनेगा, लेकिन अगर विद्यार्थी कॉलेज की ज़रूरत है तो कॉलेजेस का गेट, कॉलेजेस की बसें, कॉलेज के फुहारे, कॉलेजेस की बिल्डिंगें बनेंगी, लेकिन विद्यार्थी का कैरियर नहीं बनता है। तो इसलिए जब आप कॉलेज का चुनाव करें तो ज़रूर आप देखें, जिस भी कोर्स में आप जा रहे हैं तो ये ज़रूर आप देखें कि उन कॉलेजेस का बैकग्राउंड कैसा है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनके फैकल्टीज़ कैसे हैं, उन्होंने बेसिक जो उनके पास रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे एजुकेशन के लिए उसकी व्यवस्था कैसी है, और वो एडमिशन का प्रोसेस कैसे आपको दे रहे हैं। मतलब अगर आपके पास एडमिशन का प्रोसेस बहुत आसान है तब तो नेचुरली आपको एक बार सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि आपके पास मार्क्स भी नहीं है, रैंक भी नहीं है, फिर भी आपको बहुत आसानी से एडमिशन मिल जा रहा है। मतलब आप कॉलेज की ज़रूरत है, यू आर अ मटेरियल फॉर द कॉलेज। लेकिन आपके पास रैंक हो या मार्क्स हो और उसके बावजूद किसी संस्थान में आप प्रयास कर रहे हैं एडमिशन लेने के लिए, दैट मीन्स वहाँ पर आप अपने करियर के लिए और आगे बेहतर करने के लिए बारे में संभावनाएं तलाश सकते हैं। सुरेश जी, लेकिन एक सवाल जहन में, देखिए होता क्या है कि इंजीनियरिंग में कई ऐसे कॉलेज जिनका फ़ीस काफ़ी हाई है, बच्चे जो है फ़ीस के कारण भी वैसे कॉलेज में चले जाते हैं जिनका फ़ीस थोड़ा कम हो या फिर उनका पॉकेट फ्रेंडली हो। आप कह रहे हैं अच्छे कॉलेज चुनना जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो उनका ईजिली एडमिशन ना हो। कैसे कॉलेज चुनेंगे कि मान लीजिए बजट नहीं है, तो कैसे कॉलेज चुनेंगे, कौन सा कॉलेज मेरे लिए सही है, कौन सा कॉलेज अच्छा है? देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि जनरेशन ने शिक्षा समाधान बेसिकली पहला लाइन ही मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स की एजुकेशन एबिलिटी के हिसाब से या उनके एजुकेशनल एबिलिटी और साथ साथ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी के हिसाब से ही हम लोग कॉलेजेस सजेस्ट करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज के डेट में बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर नेचुरली आपने जो बताया सही है कि बहुत हाई है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस ऐसी हैं जिनकी फीस कम है लेकिन वो संस्थान बहुत अच्छे हैं। विद्यार्थी सिर्फ जानकारी के अभाव में, ठीक है, क्योंकि उन तक वो कॉलेजेस की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना, उन तक कोई उन कॉलेजेस को नहीं बताता है, ठीक है, जिसकी वजह से विद्यार्थी उन कॉलेजेस को नहीं चुन पाते हैं। और कम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई फीस वाले ही कॉलेजेस अवेलेबल हैं, नॉर्मल फीस में भी बहुत सारे संस्थान जो है वो आज अवेलेबल हैं जो आप तक पहुंच सकते हैं। अगर आप हमारे संस्था को विजिट करते हैं, यहाँ पे आप आते हैं तो हमारे काउंसलर्स आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब आपने पूछा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि कॉलेजेस का चुनाव कैसे करें, आपने पहले पूछा था। तो देखिए, सबसे इसका आसान तरीका है कॉलेज चुनने का कि जब आप कोई भी कॉलेज, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे आपने बोला इंजीनियरिंग की बात अगर हम लोग करते हैं तो अभी जो ये महीना रहा है, जो मार्च गया है, आपका अप्रैल गया है और इवन मई में भी काफ़ी समय लगेगा, जिसमें विद्यार्थी जेईई मेंस का एग्जाम फर्स्ट जेईई दिया, उन्होंने सेकंड जेईई दिया, जेईई में क्वालिफाई होने के बाद एडवांस की ओर वो लोग मूव करेंगे। बहुत सारे स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, कॉमेट की है, वेबजी है, इस तरीके से बहुत सारे स्टेट लेवल पॉपुलर एग्जामिनेशन है जो विद्यार्थी भरते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी है जिनमें भी काफ़ी ज़्यादा फ्लो है स्टूडेंट्स का, जो काफ़ी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होते हैं। साउथ के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, उड़ीसा में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बैंगलोर में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है, महाराष्ट्र में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे अलग अलग राज्यों में बहुत ही बेहतर शिक्षण संस्थान है जिनका अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है और बहुत सारे विद्यार्थी उसमें अपीयर करते हैं क्योंकि पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो नेचुरली सबका फीस स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबका फीस अलग है। तो अब जैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन जब खत्म हो जाता है तो सबसे पहले जनरेशन ने 2 काम करते हैं हम लोग। पहला कि विद्यार्थियों को उनके एग्जामिनेशन में जो उन्होंने रैंक अचीव किया, जैसे जो भी उनका रैंक आएगा उस रैंक के बेसिस पे सबसे पहले विद्यार्थियों को कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज उनके पास है, कौन कौन से ऑप्शंस उनके पास हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग स्टूडेंट्स के रैंक बेस्ड काउंसलिंग में भी उनको असिस्ट करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। इसके अलावा अगर बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको रैंक अच्छा नहीं आया है तो उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है कि उनको अच्छा रैंक नहीं मिला है और जिसके चलते वो अच्छे संस्थान से चूक जाएंगे। सही जानकारी और सही व्यक्ति तक अगर पहुंचते हैं तो नेचुरली कम नंबर्स और अच्छे रैंक नहीं होने के बावजूद भी अच्छे संस्थानों में नामांकन संभव है और उसकी जानकारी जनरेशन इसके प्लेटफॉर्म से विद्यार्थियों को दी जाती है। सुरेश जी, जितनी भी बातें आपने बताई, लेकिन जो बच्चे होते हैं या पेरेंट्स होते हैं उनको ये चुनना बहुत मुश्किल होता है, डाटा निकालना बहुत मुश्किल होता है, कौन सा कॉलेज कितना अच्छा है, कैसे सेलेक्ट करें, उनके पेरेंट्स कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा कॉलेज उनके लिए अच्छा है और कहाँ वो अपना भविष्य बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और एग्जामिनेशन देते हैं तो हर गार्जियन का ये थॉट होता है और हर विद्यार्थी का थॉट होता है कि सबसे बेस्ट शिक्षण संस्थान उनको मिले, सबसे सही संस्थानों में वो जाएं। तो अगर हम लोग आप अगर ये जाना अगर सोचते हैं कि कैसे कॉलेजेस का चुनाव हो, किस तरीके से कॉलेजेस को आप सही तरीके से चेक करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि अगर एडमिशन के लिए आप प्लान कर रहे हैं तो हर एक स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है। तो जब हर एक स्टेट की अपनी काउंसलिंग होती है तो सारे कॉलेजेस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक होता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मतलब होता है कि किस रैंक के बच्चों को एंट्री मिली है और लास्ट किस रैंक तक के बच्चे उस कॉलेज में गए हैं। तो सबसे पहले जब आप किसी कॉलेज का चुनाव करते हैं तो ये चीज़ आप जरूर देखिए कि लास्ट ईयर, ठीक है, जो स्टेट की अपनी काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया या अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन की काउंसलिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट अगर किया है तो पहला बच्चा कौन है और आखिरी बच्चा कौन है। अगर किसी कॉलेज में, ठीक है, क्योंकि कॉलेज का रेवेन्यू मॉडल जो है ना वो कंप्लीट स्टूडेंट्स के फीस के ऊपर ही डिपेंड करता है। मतलब कॉलेज के पास सोर्स ऑफ इनकम स्टूडेंट की फीस ही और कुछ नहीं है। तो आपको ये देखना होगा कि आज और सबसे ज़्यादा डिमांडेबल ब्रांच अगर हम इंजीनियरिंग की बात करें तो हर एक बच्चा जो है कंप्यूटर साइंस या उसके स्पेशलाइजेशन में जाना चाहता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कंप्यूटर साइंस जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेबल ब्रांच है उसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या है। अगर उस ब्रांच में भी किसी बच्चे को, मान लीजिए 1 लाख रैंक तक के बच्चे को सीट मिलना शुरू हुई है और 10 लाख रैंक तक के बच्चे को उस कॉलेज में अगर कंप्यूटर साइंस में सीट मिल रही है, मतलब अगर ऐसा कॉलेज जो कि आज की सबसे ज्यादा डिमांडेबल ब्रांच को भी आखिरी बच्चे तक चॉइस भर रहे हैं और उनको सीट मिल जा रही है, तो इसका मतलब वहां पे कंप्यूटर साइंस की सीट भी नहीं भर रही है। तो अगर कंप्यूटर साइंस की सीट नहीं भर रही है तो वैसे ब्रांचेस जिनमें अभी थोड़ा सा विद्यार्थियों का आकर्षण कम है, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे सिविल है, लेकिन इनमें भी फ्यूचर काफी अच्छा है। लेकिन चूंकि अब जॉब ट्रेंड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो नेचुरली स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस को मूव करना चाहते हैं और ऐसे संस्थान जिनका ओपनिंग क्लोजिंग कंप्यूटर साइंस में अगर बहुत हाई तक है तब ये सीधा सीधा दर्शाता है कि उनका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल जैसे ब्रांचेस जो होंगे खाली होंगे। अब अगर कॉलेज का 50% जो ब्रांच इनटेक है अगर वो खाली हो या बहुत कमजोर हो तो नेचुरली रेवेन्यू पर दबाव आता है, और जब रेवेन्यू पर दबाव आता है तो आप खुद समझते हैं कि सबसे पहले कॉस्ट कटिंग जो होती है एम्प्लॉयज में की जाती है। मतलब अच्छे फैकल्टीज नहीं होंगे, ठीक है ना, बहुत ही कम बजट वाले या नॉर्मल जो सिर्फ बीटेक की फैकल्टीज हैं उनको हायर कर लेते हैं ऐसे इंस्टीट्यूशन, और रिजल्ट क्या होता है कि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है। जिसका कारण यह है कि जब वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं या जब वो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं तो या तो कंपनियां वैसे इंस्टीट्यूशन में नहीं आती हैं, और अगर आती भी हैं तो विद्यार्थी उस लेवल पे प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं एजुकेशन में, ठीक है, कि वो उन इंस्टीट्यूशन की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल कर सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको उसके ऊपर जांचने या परखने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि आपका समय और आपका पैसा जा रहा है। तो हम लोग यही गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है, जो अच्छे इंस्टीट्यूशन है, या वैसे इंस्टीट्यूशन जो लगातार अपने स्तर को बेहतर बना रहे हैं, जो स्टूडेंट्स का पैसा वापस से स्टूडेंट्स को बेहतर एजुकेशन, बेहतर फैकल्टीज, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में रिटर्न करने में लगे हुए हैं, वैसे स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशन के ऊपर ही गाइडेंस प्रोवाइड करें। सूरज जी, एक छोटा सवाल और है। आपने जिक्र किया कंपनियों की, जो प्लेसमेंट कंपनी आती है, अमूमन तो आजकल जितने भी कॉलेज के ब्राउज़र आते हैं उसमें सारे कंपनीज के लोगो लगे रहते हैं। कैसे डिसाइड करें कि ये कंपनियां वहाँ आती हैं नहीं आती हैं? देखिए, ये तो मैंने आपको बताया ना कि जैसे सारे आज के डेट में जितने भी कॉलेजेस हैं, ब्रोचर्स में जितना भी लोगोस हैं, वो सारा अपना प्रिंट करके स्टूडेंट्स के बीच में भेज देता है। आपने जो बात बोली बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें सही हैं और ये भी नहीं है कि ये सारी चीज़ें गलत हैं। अब इसका चुनाव जो होगा, मैंने आपको बताया ना कि इसका चुनाव जो होगा वो स्टूडेंट्स जो होगा और गार्जियंस जो होगा, ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन के माध्यम से ले सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन के लिए ही हम लोग इन संस्थानों को रन कर रहे हैं, ताकि वो हमारे पास आएँ और हम लोग बैठ करके उनके साथ सही परामर्श कर सकें। क्योंकि हमारे यहाँ काउंसलिंग एब्सोल्युटली फ्री होती है, स्टूडेंट्स को जो गाइडेंस मिलता है एब्सोल्युटली फ्री होता है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन, सही इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए, और उसके बाद हमारे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन अगर उनसे वो संतुष्ट अगर होते हैं, ठीक है ना, तो उसके आगे हम लोग एडमिशन में भी उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। बट हमारे यहाँ काउंसलिंग एब्सोल्युटली फ्री होती है। सुरेश जी, हम देख रहे हैं जब भी आपसे बात हो रही है आप फोकस कर रहे हैं कि अच्छे संस्थान में एडमिशन ले, अच्छा जिसका प्लेसमेंट हो उसमें एडमिशन ले, अच्छा फैकल्टी जिसमें हो उसमें एडमिशन ले। लेकिन फिर भी एक जहन में बात रह जा रही है, जो नए कॉलेज हैं या फिर वैसे कॉलेज हैं जो कि इस लेवल पर नहीं हैं, लेकिन उनकी भी डिग्री ओरिजिनल होती है इंजीनियरिंग की, तो ये कैसे कह सकते हैं कि वो कॉलेज बेकार है, ये कॉलेज अच्छा है? नहीं, देखिए, मैंने पहले बताया कि मैं कभी नहीं कहता हूं कि कोई कॉलेज बेकार है। हर व्यक्ति अपने बहुत ही मेहनत के प्रयास के साथ किसी संस्थान का निर्माण करता है, तो हर एक संस्थान अपनी जगह बेहतर है, लेकिन हर एक विद्यार्थी का कैरियर एक ही बार बनेगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि देखिए बहुत बेसिक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आज कौन सी दुकानें ऐसे हैं जो मेडिकल स्टोर में नहीं जाती हैं, लेकिन हम लोग फिर भी अपने बेहतर इलाज के लिए किसी डॉक्टर के पास प्रिस्क्रिप्शन कराने क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें ये पता है कि दवाइयाँ तो हमें मिल जाएंगी, लेकिन कौन सी
सी दवाई है, कब खानी है, कितनी खानी है, ये एक सही डॉक्टर ही हमें बता सकता है। इसलिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। आज हर एक दुकान में किताबें उपलब्ध हैं, सारी जानकारी उन किताबों में उपलब्ध होती है और हम चाहें तो किताबों को लेकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन बावजूद उसके हर एक गार्जियन चाहता है कि उसके बच्चे किसी अच्छे कोचिंग में जाए और वो सही चीज़ पढ़े। क्यों? क्योंकि टीचर को पता होता है कहाँ से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना और कितना पढ़ाना है। और वैसे टीचर्स और शिक्षक के गाइडेंस लेकर के उन्हीं किताबों को पढ़ करके बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो अपने कैरियर के शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। उसी तरीके से अगर कोई विद्यार्थी मेरे पास आ रहा है, काउंसलर की आवश्यकता क्यों है? मैं अपनी उपयोगिता तभी बना सकता हूं जब कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है और मैं उसको वो दूं जो उसको नहीं मिल सकता है, मैं वो दूं जो उसके लिए बेहतर है। अगर मैं भी उसको वही दे दूं जो उसको इजीली मिल सकता है, ठीक है, तो मेरे रेलेवेंस ही खत्म हो जाएगा, मेरी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज इंटरनेट के जमाने में और आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के जमाने में सारी चीजें ऑनलाइन पे उपलब्ध हैं। एक विद्यार्थी किसी भी संस्था के बारे में नंबर जाकर निकाल सकता है और उसमें जाकर एडमिशन ले सकता है। लेकिन अगर एक विद्यार्थी मेरे पास आए और मैं भी उन्हीं संस्थानों के बारे में विद्यार्थियों को बताऊं जहां उनका ऐसा ही एडमिशन हो जाता, क्योंकि वहां सीटें खाली पड़ी होती हैं, तो जब वहां वो पढ़ने जाएंगे और पढ़ने के 2-4 महीने बाद, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उनको उन संस्थानों में तो भेज दूंगा, लेकिन जब वो पढ़ने जाएंगे वहां पे तो 2 महीना 3 महीने के अंदर में पिक्चर क्लियर हो जाएगा और उनको लगेगा कि भाई मैंने गलत व्यक्ति का चुनाव कर लिया। और जो आपने बताया कि फिर हमारी उपयोगिता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। पिछले 15 सालों से जनरेशन ने शिक्षा समाधान सिर्फ इसलिए कार्यरत है क्योंकि हम लोग विद्यार्थियों को वो देते हैं जो उनको नहीं मिलता है, हम विद्यार्थियों को वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जो उनको मिलना चाहिए। क्योंकि एक बेहतर कैरियर हर एक व्यक्ति का अधिकार है, हर एक विद्यार्थी का अधिकार है। गाढ़ी कमाई हर एक गार्जियन अपने पूरे जीवन भर की पूंजी लगा करके आज किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजता है। आज कहीं ना कहीं हम और आप अगर यहाँ बैठे हैं और करियर काउंसलिंग कर रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि शायद हमें भी सही समय पे सही जानकारी नहीं मिली। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा अभाव हो जाता है विद्यार्थियों को कि अगर उनको सही कॉलेज ना मिले, सही जानकारी ना मिले, सही काउंसलर ना मिले, ठीक है ना, तो उनके करियर में एक बहुत बड़ा सेटबैक आ सकता है। तो हम लोग जनरेशन नेक्स्ट हमेशा ये प्रयास करता है कि सही इंफॉर्मेशन विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाए। कि ऐसे बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन वहां पे विद्यार्थियों को अच्छा एजुकेशन और अच्छा प्लेसमेंट नहीं मिल रहा। और मैं किसी संस्थान का नाम भी नहीं ले रहा हूं, ये चुनाव आपको करना है और ये चुनाव हमें करना है। और हम जनरेशन नेक्स्ट हमेशा कोशिश करता है कि वैसे कॉलेजेस में ही विद्यार्थियों को एडमिशन दे ताकि जब 4 सालों के बाद वो हमारे पास आए या हमारे से मिले तो उनका प्रॉपर प्लेसमेंट हो चुका हो और हमारे पास जो है उनको हम लोग सही गाइडेंस है। हाँ, कभी कभी गलती हम लोग से भी हुई है या हो जाती है, ठीक है, और कॉलेजेस कभी कभी ऐसे कॉलेजेस रेकमेंड हो जाते हैं जो शायद जिनमें बच्चों को प्लेसमेंट नहीं मिलता, लेकिन हम लोग लगातार पिछले 15 सालों से रिसर्च कर रहे हैं और अपग्रेड करके हमेशा प्रीमियम सेगमेंट के कॉलेजेस को ही जनरेशन नेक्स्ट विद्यार्थियों को मदद करता है। क्योंकि जब विद्यार्थी हमारे पास आते हैं, मैं आपसे भी जितने भी आपके दर्शक हैं उनको भी बोलना चाहूँगा कि आप एक बहुत बेसिक चीज़ समझिए कि जब विद्यार्थी हमारे पास आते हैं तो एक बेसिक सवाल हम उनसे पूछते हैं। और हम बेसिक सवाल मैं सभी विद्यार्थी और सभी दर्शकों से भी पूछना चाहूँगा कि आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट आसान एडमिशन है या आसान प्लेसमेंट है? अगर किसी का भी टारगेट आसान एडमिशन है तो हमारे जैसे किसी संस्थान की आपको आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों कॉलेजेस खुले हुए जिनको एक फ़ोन करेंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट प्लेसमेंट है, अगर आपका टारगेट अच्छा एजुकेशन है, ठीक है, तब आपको एक सही काउंसलर या एक सही व्यक्ति की आवश्यकता है जो आपके फाइनेंशियल एबिलिटी और एजुकेशनल एबिलिटी, जैसे मैंने बताया, उसके अकॉर्डिंगली और आज के मार्केट के डिमांड को देखते हुए सही कॉलेज, सही कोर्स, सही ब्रांच आपको रिकमेंड कर सके जो आपके बजट में भी और जहां से 4 सालों के बाद आप एक अच्छे इंजीनियर बन के निकले और आपका प्लेसमेंट हो जाए। आपने एक बहुत पते की बात कही कि जहाँ ढेला मारो वहाँ एक इंजीनियर, और सही में ऐसा है। और काफ़ी सारा इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। थोड़ा सा इससे अब परे हटते, इंजीनियरिंग की काफ़ी बात हो गई। नीट जो लड़के बायो लिए हैं और मेडिकल में उनको जाना है, आज भी देश डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। सिर्फ डॉक्टरों की कमी से नहीं, MBBS कॉलेज से भी जूझ रहा है। बहुत कम MBBS कॉलेज है, बहुत कम MBBS सीट है। तो ऐसे में नीट के बच्चों को, बायो के बच्चों को क्या कहेंगे, कैसे वो आगे बढ़ें अपने करियर को लेकर? देखिए, जो बच्चे अगर जिन्होंने बायोलॉजी लिया हुआ है या PCB जिनका है, वैसे बच्चों के लिए नेचुरली स्कोप है कि वो सबसे पहला चॉइस उनका होता है अगर बजट फ्रेंडली है उनका। क्योंकि हमारे देश में MBBS की पढ़ाई जो है वो काफ़ी महंगी है, ठीक है, और इसका गैप जो बिल्कुल आपने सही बोला कि इंजीनियरिंग और मेडिकल का गैप बहुत डिफरेंट है। मतलब इंजीनियरिंग में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और नंबर ऑफ सीट्स हैं, मतलब सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी कम है। मेडिकल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं
जो अपीयर हो रहे हैं, इस साल की बात करें लगभग 21 लाख से, जो सरकारी आंकड़ा जारी हुआ है पेपर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि लगभग 21 लाख के आसपास बच्चे अपीयर हो रहे हैं और लगातार सीटें बढ़ रही हैं। नए कॉलेजेस भी आए हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद 1 लाख के आसपास ही मेडिकल में सीट्स हैं हमारे पास। तो बहुत बड़ा गैप रह जाता है, ठीक है, जिसमें सारे स्टूडेंट्स डॉक्टर नहीं बन पाते हैं। तो बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं। एमबीबीएस के बाद बच्चे बीडीएस भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होगा डिफरेंट जो इनके स्पेशलाइजेशन कोर्सेज आते हैं उन कोर्सेज को भी ऑप्ट करते हैं। फार्मेसी में भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं। एक ऑप्शन होता है, टारगेट एमबीबीएस होता है। टारगेट नो चलिए, हर एक बच्चा जो नीट का फॉर्म भर रहा है, जिन्होंने जो 21 लाख बच्चे नीट का फॉर्म भर रहे हैं, उन सारे बच्चों का टारगेट ये होता है कि वो एमबीबीएस में उनको सीट्स मिले। बट ये हम लोगों का सोचिए दुर्भाग्य भी है कि अभी हमारे देश में जो है सीटों की उपलब्धता और बच्चों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। तो जिसके चलते हर एक सीट के पीछे लगभग 20 से 22 बच्चे, मतलब एक सीट अगर अवेलेबल है तो उसको ऑप्ट करने वाला लगभग 20 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो लगभग 19 बच्चे जो होते हैं उस रेस में छट जाते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं सारे नीट एस्पिरेंट्स को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि 7 मई को जो उनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी उनकी हो चुकी होगी, सारे अभिभावकों की पूरी तैयारी हो चुकी होगी और बहुत सारी बधाई। आप अपने बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को हल करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने डिजायर्ड कॉलेजेस को भी अचीव करेंगे। और जनरेशन इसके माध्यम से हम लोग स्टूडेंट्स को प्री कैरियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग नीट एस्पिरेंट्स बच्चों को बताते हैं कि उनके जो कट ऑफ उनका होगा या जो रैंक उनका आएगा, जैसे 720 नंबर का एग्जामिनेशन होता है और लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, ठीक है, तो उस कट ऑफ के बीच में अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग मार्क्स होता है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मार्क्स 600 के आसपास होता है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी चुनाव कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सा कॉलेजेस अवेलेबल है, कहाँ उनको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, तो इसका भी पूरा इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्टेट्स का, चूँकि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है कैरियर काउंसलिंग, सारे स्टेट्स की काउंसलिंग होती है, एमसीसी द्वारा गवर्नमेंट और डिम्स की काउंसलिंग होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी अपनी काउंसलिंग करती है, सारे प्राइवेट और गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो उसके ऊपर भी पूरी कैरियर काउंसलिंग में भी हम लोग विद्यार्थियों की मदद करते हैं कि उनका जो रैंक आया है, उनका जो मार्क्स उन्होंने अचीव किया है, उसके बेसिस पे क्या क्या कॉलेजेस उनको मिल सकता है। क्योंकि एमबीबीएस में बजट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे कम बजट की भी बात करें तो आज मेडिकल कॉलेजेस की फीस जो सबसे कम है वो भी 50-55 लाख से नीचे नहीं है। और हाईएस्ट फीस बजट की बात करें तो आप जानते होंगे, हमेशा सुनते भी होंगे कि खर्चा जो है करोड़ों में चला जाता है। सिर्फ डोनेशन करोड़ नहीं, मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन जो टोटल बजट जो होता है वो लगभग करोड़ तक में चला जाता है। और फीस जो होता है 55 लाख से लेकर के करोड़ तक का फीस स्ट्रक्चर हमारे देश में है। लगभग 22 लाख 25 लाख रुपए तक का फीस स्ट्रक्चर भी है और 11 लाख तक का फीस स्ट्रक्चर भी है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 4.5 साल का जो फीस लगता है उसमें फीस ही 55 लाख से लेकर लगभग आपका 1 करोड़ के आसपास तो फीस हो जाती है। बाकी एडमिशन की जो प्रक्रिया है उसमें जब बच्चे जाते हैं तो अलग अलग तरीके से उनको एडमिशन मिलता है और ये बच्चे जो है वो इंस्टीट्यूशन से बात करके तय करते हैं। हमारे माध्यम से, जनरेशन इसके माध्यम से हम लोग विद्यार्थियों को रैंक बेस्ड काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग उनको पूरी जानकारी देते हैं और उनके बजट के हिसाब से या उनका जो मार्क्स है या उनका जो नंबर्स है उसके हिसाब से कौन सा कॉलेज, अगर उनको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में क्या क्या अपॉर्चुनिटी उनके पास है। ठीक है, अंतिम सवाल हम लेते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल ये तो एकदम समझिए क्रीम है, मतलब 12th के बाद बच्चों का फोकस, पेरेंट्स का फोकस भी होता है कि हमारे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल करें। इंजीनियरिंग मेडिकल के बाद और किस किस फील्ड में आप लोग सर्विस दे रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 12th के बाद स्टूडेंट्स के लिए प्रोफेशनल कैरियर जो होता है, प्लेटफॉर्म जो होता है स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद बहुत सारा स्कोप्स होता है। 12th के बाद जो साइंस एस्पिरेंट हैं वैसे विद्यार्थी जो होता है इंजीनियरिंग में भी जाते हैं, साथ साथ में मास कम्युनिकेशन है, फैशन डिज़ाइनिंग है, कॉमर्स साइंस आर्ट्स के भी बच्चे जो हैं वो BBA BCA में भी जाते हैं, जो हमारे संस्थान के माध्यम से जाते हैं। अगर आप बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, GNM, BSc एग्रीकल्चर, इस तरीके से तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज में हम लोग विद्यार्थियों को करियर काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं और संस्थानों में को चयन करने में उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ग्रेजुएट बच्चों के लिए बहुत वास्ट फील्ड है मैनेजमेंट का, ठीक है ना। तो क्रीम फील्ड में अगर आप बात करें तो सारे फील्ड्स क्रीम होते हैं, क्योंकि हर फील्ड में कैरियर ऑप्शन है, कैरियर अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स की बात करें जो कि किसी एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, तो मैनेजमेंट से जुड़े हुए भी जो कोर्सेज हैं उनमें भी बहुत सारे विद्यार्थी जो अपीयर होते हैं कैट, मैट, जैट, CMAT के माध्यम से। और वैसे विद्यार्थियों को भी जनरेशन के माध्यम से उनके रैंक बेस्ड काउंसलिंग उनको प्रोवाइड की जाती है और साथ ही साथ मैनेजमेंट के भी सही कॉलेजेस का चुनाव किया जाता है। आज हमारे देश में टीचिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं और उनके लिए D.Ed B.Ed कंपलसरी है। तो हमारे संस्थान के माध्यम से भी उन विद्यार्थियों को जो है B.Ed कोर्सेज के ऊपर भी कंप्लीट पूरी जानकारी दी जाती है, चूँकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप को सही संस्थान मिले जो अप्रूव्ड हो और सही तरीके से आपका एजुकेशन वहाँ पे हो। तो हमारे जो सहयोगी और हमारे
साथ जो काम करने वाले जितने भी साथीगण हैं वो सारे लोग एनफ कैपेबल हैं। बोकारो में, धनबाद में, जमशेदपुर में, कलकत्ता, दुर्गापुर और झारखंड, बिहार में जहाँ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जिनके साथ मुझे जुड़ने का और काम करने का मौका मिल रहा है, और वो लोग एनफ कैपेबल हैं कि आपको MBA, B.Ed और इसके अलावा MCA और डिफरेंट जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज में हम लोग अपनी काउंसलिंग की सेवाएं पिछले 15 सालों से जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से दे रहे हैं। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ सुरेश सिंह जी, जनरेशन नेक्स्ट से। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कुछ सवाल आपके रह गए होंगे तो कमेंट कर सकते हैं, सुरेश जी उसका जवाब हमें उम्मीद है आप देंगे वीडियो के कमेंट्स में। और हम कोशिश करेंगे इनके पास दोबारा भी आएँ, जब यहाँ पर इंजीनियरिंग और मेडिकल का जब पिक पॉइंट होगा उसमें भी आएंगे और इनसे तमाम आपके सवालों का जवाब लेंगे। बाकी आपको अगर अभी कुछ कहना है इस कैरियर सेगमेंट को लेकर तो आप कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।